फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में जहां लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो वहीं खाने के व्यंजनों का स्वाद लेते हुए भी नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि फूड कोर्ट है और फूड कोर्ट में लगातार लोग खाने के व्यंजनों का स्वाद लेते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ परिवार के साथ पहुंचते हैं, और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं साडा पंजाब, उसके बाद राजस्थानी फूड्स, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि गोहाना का जो मशहूर जलेबा है वो भी यहाँ लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस जलेबा की अगर बात करें तो जहां राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा रही, तो वहीं यहाँ मेले में भी ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गोहाना का जो मशहूर जलेबा है उसका स्वाद लेने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, और साथ ही जलेबा के साथ साथ अगर दूध भी हो तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों चीज इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं तमाम लोगों के लिए जो आते हैं यहाँ पर मेला देखने के लिए, तो उनको खासकर जलेबा परोसा जाता है और लोग जलेबा का टेस्ट लेते हुए भी नजर आते हैं। भाई साहब जलेबा लिया है, किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, तो वो नहीं बोल पा रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? एक बार आना इधर। ये देख सकते हैं कि यहीं पर ये बनाते हैं जलेबा, और साथ ही यहाँ पर रखा जाता है, और उसके बाद लोगों को दूध जलेबा परोसा जाता है। क्या नाम है आपका? राजेश जी। राजेश भाई, किस तरीके से देखते हो, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। आ रहे हाँ हैं जी, लोग? हाँ जी, बहुत आ रहे हैं कितना पसंद कर रहे हैं लोग इस जलेबे? लोग इस जलेबे को बहुत पसंद कर रहे हैं जी। पिछले कितने सालों से आप मेले में आ रहे हैं? कम से कम 10 साल हो गए जी हमको। 10 साल से लगातार? हाँ जी, 10 साल लगातार। कैसा रिस्पॉन्स रहता है लोग? बहुत बढ़िया रहता है यहाँ पे। बहुत बढ़िया है। हाँ जी। बनाने की अगर बात करें जलेबी में और उसमें क्या फर्क देखते हैं? ये जी जलेबी जैसे वैसे डालडे के अंदर बनती है, ये देसी घी के अंदर तैयार होती है। इसके अंदर हम सूजी, बेसन, मैदा मिक्स करते हैं। ये जलेबी 1 हफ्ता तक जी चल सकती है। करारीपन ऐसे रहेगा, फ्रिज के अंदर मत लगाओ, ऐसा ही चलेगा। 1 हफ्ता तक जलेबी है। हाँ जी, 1 हफ्ता तक। तो देख सकते हैं कि 1 हफ्ता तक ये इसी तरीके का रहता है, और लगातार लोगों के आकर्षण का ये केंद्र रहता है। लोग यहाँ पर इसका स्वाद चखने के लिए पहुंचते हैं, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो गोहाना का जलेबा है वो काफी मशहूर है। मशहूर इसलिए कह रहा हूँ कि जब सूरजकुंड मेले का अब की बार जब उद्घाटन हुआ और राष्ट्रपति पहुंचे, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और डॉक्टर अरविंद शर्मा जो पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने जलेबा उनको भेंट किया था। उनको भी इसका स्वाद जो है चखाया गया था। तो कहीं ना कहीं मेले में जब लोग आते हैं तो इस गोहाना के जलेबा का टेस्ट लेने के लिए भी जरूर पहुंचते हैं। फरीदाबाद का सूरजकुंड मेला जहां शिल्पकारों के लिए मशहूर है, और पिछले कई वर्षों से लगातार ये मेला चला आ रहा है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन मेले के अंदर एक ऐसी स्टॉल भी लगाई गई है जहां पर तमाम लोग अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं, और किस तरीके से उनको कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, उस तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है। सीजीएम है ऋतु जी, और साथ में झज्जर से सीजीएम है विशाल जी। तो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ऋतु जी, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ जानकारियां लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है? देखिए, इस मेले में ऐसा अनुमान है कि लगभग 5 लाख के करीब लोग आएंगे। हर प्रकार के महिलाएं, व्यक्ति, बुजुर्ग, बच्चे। तो हमारा उद्देश्य है कि उनको उनके मिनिमम जो बेसिक राइट्स हैं, कम से कम उनके बारे में जानकारी देना। जैसे कि मुफ्त सहायता का उन्हें कानूनी अधिकार है, वो उसके पात्र हैं। सभी प्रकार की महिलाएं उसकी पात्र हैं। साथ ही साथ हमारा मकसद है कि जितने शिल्पकार यहाँ पे आए हैं उनको उनकी शिल्प से संबंधित आईपीआर जिनको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपी राइट्स वगैरह से उनकी जानकारी करवाना, ताकि वो अपना जो उनका हाथ का हुनर है उसको वो बचा सके, उनका भरण पोषण ठीक से हो पाए। और हमारा एक स्कूली बच्चों के साथ एक कार्यक्रम है, उसमें हम पोक्सो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पे बच्चों को जागरूक करते हैं। और भी हमारे अब इस बार हमारा जो थीम है वो है पर्यावरण से संबंधित जितने लॉज हैं उनके बारे में अवेयर कराना। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हमने नोट किया है कि काफ़ी सालों से जो हम प्रदूषण से उससे जूझ रहे हैं, तो साथ ही साथ हम पर्यावरण विभाग और प्रदूषण विभाग से मिलके लोगों को स्वच्छ वातावरण के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। जिस तरीके से महिलाओं को कई बार देखा जाता है कि वो अपने अधिकारों के लिए धक्के खाती रहती हैं, उनके लिए आप स्पेशली क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी महिला हैं और लगातार लोगों को भी आप जागरूक कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम महिलाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि हम अकेले नहीं हैं।
हमारे साथ कदम कदम पे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारे लिए काम कर रही हैं, और सबसे बड़ी संस्था इसमें जो नालसा की तरफ से, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से, हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ की तरफ से, हर एक ज़िले और तालुका लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं जो काम कर रही हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वहाँ पे अनुभवी और बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम करने वाले वकीलों की, पैरालीगल वॉलंटियर्स की टीम है जो उनके साथ उनके चाहे घरेलू हिंसा के मामले हों, चाहे दहेज से संबंधित मामले हों, चाहे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कुछ हो, या कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पारिवारिक विवाद हो, उसमें उनकी सहायता करने के लिए हम सक्षम हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं। साथ खड़े हुए हैं, क्या उनको कहना चाहेंगे किस तरीके से अपना हक वो ले सकते हैं? कई बार दिक्कतें आती हैं थाने में भी और कई जगह पर, तो काफी महिलाएं तो डर और शर्म के मारे ही नहीं निकलती। देखिए, अगर कहीं पे, सबसे पहले हम महिलाओं को ये बताना चाहते हैं कि जो डर और शर्म है वो अपराध से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको एक अपराध में, कहते हैं ना कि चुप रहने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी होता है जितना कि अपराध करने वाला। परंतु जितने भी हमारे लॉज हैं, जो हमारे कानून हैं, उनमें एक प्रावधान है कि कोई भी विक्टिम, पीड़िता, कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन में जाते उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। तो कम से कम वो ये भूल जाएं कि इस तरह से उनका एक सामाजिक, उनको समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे, वो वाला यहाँ पे कवर हो जाता है। और रही बात पुलिस वगैरह में डरने की, तो वहाँ पे हमारे हरियाणा में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से एक स्कीम है जहाँ पे प्रोसिक्यूशन एडवोकेट्स की बात है। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को, ना केवल महिला, अपितु एक आम आदमी को, जनमानस को, एक आदमी पुरुष को भी ये अधिकार है कि वो पुलिस स्टेशन में जब प्रवेश करता है तो वो पुलिस से पूछे कि मुझे क्यों बुलाया गया है, और साथ ही साथ वो एक मुफ्त कानूनी सहायता का पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने के अंदर भी उसका वो अधिकार बनता है। तो वो वहाँ पे डिमांड कर सकता है कि पहले मुझे अपने वकील से बात करनी है, जो कि हर एक पुलिस स्टेशन में हमारी तरफ से एक वकील, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हर एक जिले में वकील की नियुक्ति की गई है। उस वकील का फ़ोन नंबर उस जिले में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे लिखा होगा और उसको बुलाया जाएगा। उस व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो पुलिस को कोई भी बात करने से मना करे जब तक कि वो संबंधित वकील साहब वहाँ पे नहीं पहुँच जाते हैं। तो ये थे सीजीएम फरीदाबाद ऋतु यादव, और हमारे साथ झज्जर से यहाँ पहुंचे हैं विशाल जी। इनसे भी हम जान लेते हैं, सर किस तरीके की लोगों को दिक्कतें आती है, आप भी देखते होंगे, और क्या उनका समाधान हो सकता है, किस तरीके से आप इस बात को देखते हैं? देखिए, जैसे आदरणीय सीजे मैम ने बताया, लगभग सारी बातें कवर की हैं। तो बस इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, खासकर लोगों को पुलिस स्टेशन में जाने से ज़्यादा डर लगता है। तो जैसे मैम ने बताया कि वहाँ पर हर एक वकील की नियुक्ति होती है हर पुलिस स्टेशन में, उसके साथ साथ एक पैरालीगल वॉलंटियर होता है। वकील के अलावा वो व्यक्ति भी हमारे कानून की जानकारी रखता है, तो वो ऐसे जैसे कि आपका घरेलू व्यक्ति है, इस तरीके से आपसे बात करता है। उसके अलावा वो आपको पुलिस स्टेशन में सारी सुविधाएं आपको मुहैया कराता है, चाहे वकील की हो, चाहे कोई और किसी भी तरह के कानून की जानकारी हो, फ़ोन नंबर्स की, एडवोकेट्स की, और आप कैसे कोर्ट में जा सकते हैं, आपको किसी अस्पताल से कैसे आपको जैसे कई बार एग्जामिनेशन कराना होता है कानून से रिलेटेड, तो उसमें वो आपकी सहायता करता है। विशाल जी, कई बार देखने में आता है कि कुछ लोग जागरूक कम होते हैं, लेकिन उनको लोग गुमराह कर देते हैं। चाहे थाने में जाएं या कहीं भी अपनी शिकायत लेके जाएं, तो उनको गुमराह किया जाता है। किस तरीके से वो निपटे हैं इस तरीके से? देखिए, गुमराह बिल्कुल ठीक बात है कि गुमराह किया जाता है, लेकिन अब काफी समय बदल गया है। और जब उनको दबाने के लिए गुमराह किया जाता है ताकि फैसला हो जाए और बात आगे ना जाए। देखिए, उसके लिए हमारे यहाँ पर एक मध्यस्थता का कानून भी है। हम आपको पुलिस स्टेशन भेजने से पहले भी कई बार ऐसे है कि हम आपका मध्यस्थता कराते हैं, तो उसमें आदमी अपनी दोनों ही अपनी बातें रख सकते हैं, तो दबाव वाली बात शायद वहाँ गायब हो जाती है। हमारे यहाँ एक कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर हर जिले में स्थापित किया है हालसा ने। तो उसमें क्या है, उसमें आपके गांव का एक व्यक्ति, समाज सेवक, और हमारे दो कानून जानकार जो व्यक्ति हैं वो बैठते हैं, उसमें आप दोनों की बातें सुनी जाती है, उसमें फैसला लिया जाता है। तो काफी हद तक तो उनका ये डर है, ये नकारात्मकता काफी दूर हो चुकी है, और इसमें हम लगे हुए हैं। हमारे बहुत सारी कैंपेन्स हैं, 17 स्कीम्स हैं जिसके बारे में बताए जाते हैं, जो मुख्य रूप से है। तो इसमें काफी हमें सुधार की उम्मीद रही है। पूरी तरह से अधिकारों के बारे में किस तरीके से लोग जागरूक हो सकते हैं, किस तरीके से आप कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे हमारा ये स्टॉल है, मतलब
यहाँ पर एक अच्छे क्लास के लोग आते हैं, सबसे पहले उनको बताया जाता है। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, लॉ कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं, हम उनको पैम्पलेट्स दे रहे हैं, बांट रहे हैं, कानून के बारे में बता रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि आप इसको लोगों को बताइए। ये माउथ टू माउथ एक तरीके का हमारा कैंपेन है, जिसको हम डॉक्यूमेंट्री रूप में भी आपको देते हैं। तो इस तरीके से धीरे 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 लोगों में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। हमारे यहाँ फुटफॉल बहुत बढ़ रहा है। ये शो करता है कि लोग इच्छुक हैं। जैसे कि हमारे यहाँ साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा है, हमने उसका नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो लोग इसके बारे में पूछने आ रहे हैं। 1930 नंबर हम बता रहे हैं कि आप इस पे कीजिए, आपकी सहायता होगी। 15100 नंबर है, नालसा का टोल फ्री है, उस पर आप कोई भी कानून सहायता के बारे में पूछ सकते हैं। तो इससे हमें बहुत फायदा हो रहा है, लोगों को भी बहुत फायदा हो रहा है। तो उम्मीद है कि अब लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं कम होंगी। साइबर फ्रॉड की आपने बात की, आज की सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि लोग आए दिन इनका शिकार हो रहे हैं। किस तरीके से अपने आप को जागरूक रखें इन बातों से? देखिए, जैसा बताया जाता है कि बार बार बैंक से भी मैसेज आते हैं कि किसी तरीके का ओटीपी आप शेयर ना करें, किसी भी सस्ते लालच के चक्कर में मत आइए, कहीं भी इजीली आप इन्वेस्ट मत कीजिए। हाँ, फिर भी अगर आप किसी जैसे एक डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ा एक क्राइम है साइबर का, तो उससे आप बचिए, एक दूसरे को बताइए, डिस्कस कीजिए। कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो तुरंत ही आप वहाँ लीगल एड ऑफिस है हमारे, वहाँ संपर्क कीजिए या टोल फ्री नंबर पे कीजिए। इस तरीके से आप बहुत आसानी से बच सकते हैं। कहीं ना कहीं जागरूक रहने की जरूरत है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नालसा और हालसा की तरफ से ये पूरा स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, ताकि वो अपने अधिकार के बारे में जागरूक हो सके। और जो भी मान लो किसी तरह की भी कोई हादसा उनके साथ होता है या दुर्घटना होती है, उसमें अपने हकों को किस तरीके से वो ले सकते हैं, तमाम चीजों के बारे में विस्तार से यहाँ लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में लगातार जो हस्तशिल्पकार हैं उनकी धूम है, और शिल्पकारों के लिए ही इस मेले का आयोजन शुरू हुआ था। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और साइड में फिर असम है। असम के बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मणिपुर की जो शिल्पकार हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, और तमाम तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो हाथ से बनाए हुए तमाम जो कारीगरी की गई है वो यहाँ पर रखी हुई है। और लगातार मेले में दर्शक भी यहाँ काफी पहुंच रहे। क्या नाम है आपका? लोंगजम हेमलता देवी। हेमलता जी, ये क्या खास है आपके पास जो हाथ से बनाया हुआ, क्योंकि शिल्पकार यहाँ आए हैं? मणिपुर से कितने लोग आए हैं? मणिपुर से 6 आदमी लोग आया है। मेरा एम्ब्रॉयडरी है, हाथ से काम किया है बराबर। हम 1992 में हम स्टेट अवार्ड मिलता है, वो इसी कपड़ा के लिए, साफी लाफी के लिए एम्ब्रॉयडरी करने से। 2013 में हम नेशनल अवार्ड मिला है। इसीलिए हम पहला साल 6-7 इयर्स के पहले हम यहाँ से जीसी हैंडीक्राफ्ट के थ्रू में यहाँ से मेला आया। और अभी से नॉर्थ ईस्ट हेलूम हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की अंदर से मैं आया है इधर से। तो कहीं ना कहीं नेशनल अवार्ड, यहाँ पे अवार्ड कहाँ से मिला था, किस प्रोडक्ट को लेकर मिला था? मैं मिला था, वो एक कपड़ा है, ये लेडीज लोग के लिए। ये मैंने मिला है वो हैंड एम्ब्रॉयडरी से। उसका नाम है खामेन सर बोलता है। खामेन सर पहला जो मणिपुर से हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में वो ट्रेडिशनल ओरिजिन क्राफ्ट है। लेकिन मैंने ये हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का वो डिजाइन मैं एम्ब्रॉयडरी कर रहा है 1 साल में, इसीलिए हम अवार्ड मिला है। अवार्ड मिला, बहुत अच्छी बात है। ये पीछे जो मेरे लगे हुए हैं ये क्या है? ये खासकर आपने लगाया? ये शॉल है, ये ट्रेडिशनल शॉल है। इसका नाम है साफी लाफी बोलता है। हम मैं 1992 में स्टेट अवार्ड इसी साल में हम मिलता है, ये साफी लाफी का शॉल में। इसी पे मिला हुआ है? हाँ, इसी में मिला हुआ है स्टेट अवार्ड। नेशनल में है एम्ब्रॉयडरी, दूसरा डिजाइन में। ये अलग अलग मेरा एम्ब्रॉयडरी में क्या महत्व है इसका जो आपने इस पे कलाकारी की हुई है? हाँ, ये कलाकारी है। ये कपड़ा, ये शॉल एक बनाने के लिए 15 डेज लगता है ये बनाने के लिए। इसका वो डिजाइन अलग अलग मोटिव
नीचे नीचे छोटा छोटा करके लेडीज लोग के लिए स्टॉल बनाता है, शॉल भी बनाता है, वॉल हैंगिंग भी बनाता है, टेबल रनर भी बनाता है। ये सब बनाता है हम। बनाते हैं। क्या किसी और को भी ट्रेंड किया है आपने ताकि वो भी अपनी रोजी हाँ, चला हाँ। सके? और कितने लोग मेरा नीचे में आर्टिसान 50-40 में अभी भी बराबर चलते हैं? चलता रहता है। वो मणिपुर का लड़की लोग से इतना काम करने के लिए हम कोशिश किया है। बहुत अच्छी बात है, कोशिश किया है। आप बता रहे थे सॉल के पीछे की कोई कहानी है। साल का पीछे कहानी है। ये 33 एडी का वो कहानी है। तो हम लोग तो इतना पैदा नहीं होता है उसी टाइम में। तो कहानी है, इसके लिए हम ये काम तो करना चाहिए। बड़ी लोग में ये सब बता दिया हम मेरे को, सी करो, ये करो, ये करो, ये एम्ब्रॉयडरी करो, बता दिया। इसलिए हम बहुत पसंद है इसका पीछे कहानी के लिए। हम ये कपड़ा, ये प्रजा लोग तो हम एक्सपोज करना चाहिए। ये किंग ने ऐसा रखा तो हम मालूम करने के लिए हम बताना चाहिए। इसीलिए हम इतना एक्सपोज करना है, अभी भी चल रहा है ये सब सीखने के लिए। ये एनजीओ के अंदर हम ट्रेनर करके हम सब। आपको कहाँ से इसका शौक लगा, किस तरीके से आप इस लाइन में पहुंचे? ये ऑफिस के थ्रू में हम लाइन करके बाहर में एक्सपोर्ट कर सकता है, कर रहा है अभी अभी। नहीं, आपको इसका शौक कैसे लगा कि भाई मुझे यही करना है, ये कारीगरी करनी है? ये करना है, बहुत अच्छा है। हम बहुत खुश है। बहुत खुश है। हाँ, हाँ। बहुत खुश है। लेकिन मणिपुर से आए हो, मणिपुर में किस तरीके के हालात अभी की अगर बात करें? मणिपुर का हालात तो हम ज्यादा नहीं कैसे बोलेगा। हम तो अलग अलग जगह से क्या करेगा तो हम पता नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है। दूसरा जगह से थोड़ा थोड़ा क्या बोलेगा, हम तो पता नहीं। अभी भी भय का माहौल है। हाँ, 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 माहौल है। माहौल है। हाँ, हाँ। तो ये 15 दिन में बना देते हैं, आप कितने दिन में बनाते हैं? 15 दिन लगता है ये। 15 दिन लगता है इसको एक को हाँ। बनाने में। और क्या खास है आपके पास जो और अच्छा, जो आपका प्रोडक्ट अच्छा, जो जिसको काफी सराहना मिली हो? और ये डिजाइन तो ये इंडिया का अंदर तो ये सिर्फ इतना क्या बोलेगा वो, इतना फेमस है। हाँ, बहुत फेमस है ये डिजाइन। दूसरा जगह से नहीं मिलेगा। यही मिलेगा। हाँ, यही मिलेगा, यही मिलेगा। हम मैं आया यहाँ से मिलेगा, तो नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मणिपुर से इतना फेमस है। ये डिजाइन तो अलग अलग बना के इतना बहुत पसंद है। बहुत पसंद करते हाँ, हैं। बहुत पसंद। तो काफी पसंद करते हैं। आप देखते हैं सकते हैं कि अभी भी हाथ से जो है कारीगरी करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और पूरा हाथ से फिनिशिंग कर रहे हैं। वो मेरे स्टूडेंट है ये स्टूडेंट है उनकी, वो बता रहे हैं, और इन्होंने उनको सिखाया है। और लगातार देखिए यहाँ भी अपना हाथ, जो हाथ की दस्तकारी है उसको लगातार जो है ये लोग करते रहते हैं। और साथ ही मेहनत करके जो शिल्पकार जिसको कहते हैं, वो शिल्पकारी यहाँ आपको नजर आ जाएगी। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कितनी अच्छी जो कढ़ाई है इसके ऊपर की गई है, और पूरा का पूरा ये हाथ से बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो मणिपुर से तमाम जो शिल्पकार पहुंचे हैं वो भी काफी खुश मेले में नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है, और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ही यहाँ पर एक सीसीटीवी जो कंट्रोल रूम है वो यहाँ बनाया गया है, और करीब 600 सीसीटीवी पूरे मेले में निगरानी कर रहे हैं। और अभी जब हम यहाँ पहुंचे तो ये महिला है, इनका शायद मोबाइल गुम हुआ था, और वो मोबाइल इन सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने ढूंढ कर इनको दिया। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम स्वीटी भारती है, रोहतक से आई हूँ और मेला देखने के लिए। और अचानक मेरे हाथ से फोन गुम हो गया तो मैं यहाँ पर आई थी सीसीटीवी में अपना वो दिखवाने के लिए। अनाउंसमेंट भी हुई है और उसके बाद अचानक ये लोगों ने बहुत मेहनत करी, सर्च किया, लेकिन वो एग्जैक्ट लोकेशन देखने के लिए सर जो है मेरे हस्बैंड के साथ वहां गई और इतनी ही देर में कॉल आ गया किसी बंदे का कि ऐसे ऐसे करके ये फोन आपका है क्या, मतलब गिर गया था मुझसे। और किसी दुकानदार ने इतनी ईमानदारी दिखाई कि कॉल बैक किया और इस पूरे डिपार्टमेंट की वजह से कहिए कि मेरा फोन मुझे मिल गया। तो पुलिस वालों ने क्या मदद करी, यहाँ सीसीटीवी चेक किया? देखिए, पुलिस वालों की एक मोरल सपोर्ट थी, उन्होंने अपनी तरफ से फिजिकली पूरी कोशिश की है कैमरा में देखने की, लेकिन वो एग्जैक्ट वहां दिख नहीं सका क्योंकि वो गिर गया था कहीं पर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो देखिए जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है एंड इट इज थैंक्स टू हरियाणा गवर्नमेंट कि उन्होंने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है आम लोगों के लिए, इतने सारे कैमरास लगाए हुए हैं। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और मेरे को बड़ा फक्र हो रहा है कि मैं ऐसे डिपार्टमेंट में काम करके आई हूँ। बहुत बढ़िया, साफ तौर पर कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया है। और आप देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम के अंदर भी चलते हैं, क्या कुछ व्यवस्था कंट्रोल रूम के अंदर की गई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएंगे और किस तरीके से उनकी जांच की जाती है, कैसे एक एक करके तमाम सीसीटीवी पर पुलिस की पैनी नजर है। पूरी टीम यहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर आपको बैठी हुई नजर आएगी। लगातार पूरी तरह से निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से पूरे मेले पर की जा रही है। अगर कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर किसी तरह की शरारत करता है तो पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है उससे निपटने के लिए। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो पूरे मेले में 600 जगह पर लगाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर यहाँ पर बनी है। कंट्रोल रूम संचालक हैं राकेश कुमार, इनसे हम जान रहे हैं। राकेश जी, कितने सीसीटीवी और किस तरीके से जांच चलती है इनकी? इसमें जो भी जिस तरह की कोई कंप्लेनेंट आता है उसका जैसे भी हमारे सीपी साहब की डायरेक्शन है उसके हिसाब से हम तुरंत जैसे भी कंप्लेंट उसके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। अपने एसडीओ जेडीओ जो लगते हैं डेली ड्यूटी उसको नोट कराते हैं और फिजिकली जाकर उसको तुरंत से तुरंत समाधान करते हैं और ताकि आने वाला कोई भी टूरिस्ट कोई परेशान ना हो। टूरिस्ट को परेशान ना हो। कितने लोग यहाँ पर लगे हुए हैं? क्या रात में अलग शिफ्ट होती है और रात को अलग लगते हैं और दिन में करीब 20-22 बंदे हैं हम। तो 24 घंटे निगरानी चलती है? 24 घंटे निगरानी। किस तरीके से निगरानी ये लोग करते रहते हैं? पॉइंट वाइज करते रहते हैं, पॉइंट डिवाइड किए हुए हैं हर एलईडी के हिसाब से, उसमें सभी अलग अलग अपने अपनी जिम्मेवारी कैमरे वाइज पॉइंट वाइज लगातार जारी रखते हैं। अभी एक महिला का बाहर बता रही थी जैसे ही हम अंदर आ रहे थे कि उनका मोबाइल गुम हुआ, तो आपने पूरी मदद की? किस हाँ हाँ, आए और उनका मौका देखा है उसके अनुसार देखा, फिर उस पर हमने ट्राई भी किया फोन अपने हिसाब से ढूंढने का, जैसे हम पहले क्राइम में थे उस तरीके से कोशिश करी हमने। तो फिर कॉल करी तो उसका बैक कॉल आया और फिर हम तुरंत जाके उसका इनके हस्बैंड के साथ इनका मोबाइल लेकर आए और उसको सौंप दिया। तो कहीं ना कहीं काफी मदद सीसीटीवी से मिलती है और साथ ही जो असामाजिक तत्व हैं वो किसी तरह की कोई भी घटना को अंजाम ना दे पाए, इसको लेकर तमाम जो पुलिसकर्मी आप यहाँ देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम जो बनाया गया है पीछे से लेके यहाँ तक तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगातार सीसीटीवी पर निगरानी बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर स्क्रीनों पर किस तरीके से जूम करके भी देखा जाता है और उनको तमाम जो है लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह बारीकी से जो है नजर यहाँ पर रखी जाती है और पूरा मेला सीसीटीवी की जद में है और सीसीटीवी से पूरी तरह से निगरानी हर जगह पर की गई है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो। और इसको लेकर लगातार पुलिसकर्मी जो है वो लगातार इन पर निगरानी करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।